बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही आपको पता है कि मौसम भी चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ आपने अपनी सेहत का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, हमेशा आप लोगों के साथ एक अच्छी बात भी शेयर करती हूँ, आज भी प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे कि इंसान को हमेशा जो है मुकाम, इज्जत वो अल्लाह की तरफ से ही मिलता है और उस इज्जत को हमेशा इंसान को चाहिए कि उसको सही उसका इस्तेमाल करे और इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। समटाइम आपको इस तरह का मुकाम मिल जाता है तो उस मुकाम का ख्याल रखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि उस मुकाम को आप बरकरार रखें, ना कि आप लोग जो है उस अपनी इज्जत, कहते हैं ना जब अल्लाह ताला इज्जतें देता है, अरूज देता है, तो उस अरूज के साथ जवाल भी होता है। तो लिहाजा अपनी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को अपने किरदार के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रूही के एंकर पर्सन है, रिपोर्टर भी हैं, हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी चौधरी दाऊद अहमद वैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेंबर हैं जी पंजाब बार काउंसिल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, हसन से आज हम बात करेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड भी बात होगी, साथ साथ हम इनसे जानेंगे कि उनकी बहुत सारी स्टोरीज भी हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं मुजरिम कौन के हवाले से, तो उनसे भी, उससे रिलेटेड भी स्टोरीज होंगी, वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम बात करेंगे आज थोड़ा सा एक तो पंजाब बार काउंसिल के हवाले से कि क्या इस टाइम वो काम कर रही है और साथ साथ साइलिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वकला के क्या मसाइल हैं, उनकी फलाह बहबूद के हवाले से क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये तमाम चीजें आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हसन, मौसम का तो हाल आप बताते रहते हैं, वैसे आज का मौसम जो है वो कैसा है? मौसम बेहतर था आज, यानी पिछले दिनों की निस्बत आज का मौसम जो है वो काफी ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। हाँ, अच्छा, चेंज है ना मौसम का, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यानी गुज़िश्ता दिनों जो देखने में आया मौसम, वो तो शाम के औकात से लेकर और अलल सुबह तक, नमाज के बाद तक मौसम काफी ज्यादा दर्जा हरारत में कमी देखने को आ रही थी। लेकिन आज का मौसम जो है वो आज सुबह से भी ऐसे थोड़ा सा महसूस हो रहा था, मतला साफ है, सूरज निकला हुआ है, गर्म था आज का मौसम और अभी तक भी गर्मी महसूस हो रही है। तो कहा ये जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मौसम जैसे करवट लेगा तो फिर बड़ी उम्मीद है पंखे नवंबर का, हम कहते हैं नवंबर में शायद ऐसे सर्दी है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे पहले देखने में आता था अक्टूबर में ही आ जाते, लेकिन अभी तक उस तरह से आई नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो मौसम काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा। मैं आपकी एक चीज में ऐड ऑन करता चलूँ, ये जो आपने अभी बात की है कि इज्जत वाली, तो हमारे बुजुर्ग तो हमेशा हमें एक चीज़ बताते हैं, समझाते हैं कि इंसान का पता उस वक्त नहीं चलता जब आम रेगुलर रूटीन में होता है। इंसान का तो पता ही उस वक्त चलता है जब अल्लाह ताला उसे मनसब अता करते हैं, जब अल्लाह ताला उसे पैसा देते हैं, या जब उसके पास साहिब इक्तदार होता है जब, तो उस वक्त उसका पता चलता है। और पता ही असल तो इंसान की वैल्यू का, उसके इखलाक का, उसके एथिक्स का पता ही तब चलता है ना जब उसके पास ताकत होती है किसी चीज की। आपकी जुबान जो है वो किसी चीज का इख्तियार रखता हो और उसके बावजूद भी अगर वो अपने किरदार को इस तरह से रखे कि वो झुका हुआ शख्स हो, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बांटने वाला हो, तो फिर यकीनन उसके लिए यहाँ भी आसानी होती है, वहाँ भी आसानी होती है, लोगों के लिए दिलों में भी उसकी एक बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो उसी चीज को बढ़ाते हुए बरकरार कुछ लोग रख नहीं ना सकते, यकीनन ऐसे ही। अच्छा, इसके साथ ही हम बात करेंगे, आपकी स्टोरीज की तरफ आते हैं कि पंजाब भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से इंटर्नशिप प्रोग्राम किया गया था, इस हवाले से बताइएगा कि ये क्या था? ये आज से तकरीबन ऐसे समझ लें, कह सकते हैं कि पिछले महीने ये स्टार्ट हुआ था। 15 दिन का ये प्रोग्राम था, ये यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम था। इसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब भर में जितने भी उसमें चाहे छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, जो भी उसमें ज़िले हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी पुलिसिंग पर लोगों के साथ इंटरेक्टिव सेशंस किए गए थे। लोगों के साथ, यानी आपके मेरे साथ नहीं, स्टूडेंट्स के साथ, जितने भी नौजवान हैं मैट्रिक से लेकर और यूनिवर्सिटीज़ तक। 15 दिन का ये मुकम्मल सेशन था। इसको नाम दिया गया था फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी? इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनके साथ डिस्कशन करनी थी इस टॉपिक के रिलेटेड के बेसिकली पॉलिसिंग क्या है, बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या है। पुलिस को लेकर हमारे कंसेप्ट शायद ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं, स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे के पुलिस का नाम जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो हमारे जहन में वो पुराना थाना कल्चर आ जाता है, वो बड़े पेट वाले बदतमीज एहलकार अफसरान हमारे जहन में आ जाते हैं। तो वो उस एक कंसेप्ट को चेंज करने के लिए आईजी पंजाब ने ये एक इनिशिएटिव लिया है जो कि 15 दिनों पर मुश्तमिल था। अब इसमें था क्या, इसमें स्टूडेंट्स के जितने भी ऐसे समझ लें ग्रुप्स वाइज डिवाइड किया गया था, आते थे वो पुलिस लाइन में या जितने भी मॉडल थाने हैं उनका विजिट करवाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि आप लोग हमारे सफीर हैं, यानी आप लोगों ने आगे चलकर मुआशरे की बागडोर भी संभालनी है, आप लोगों ने आगे चलकर पुलिस के साथ इंटरेक्शन भी करना है। अगर आप लोगों के जहन में नेगेटिव कंसेप्ट्स होंगे, आप लोगों के ही जहन में अगर ये कंसेप्ट होगा कि हमारा कोई मसला है या हमारा कोई प्रॉब्लम हमें पेश आती है तो हम थाने जाने से घबराते हैं, तो जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आप जस्ट एक क्लिक पर अपने तमाम मसाइल का अजाला भी कर सकते हैं, आप अपने तमाम मसाइल डिस्कस भी कर सकते हैं और पुलिस के पास जाने में, थाना कल्चर से घबराने में कोई इशू नहीं है। यानी अब वो जो एक पुराना कंसेप्ट था, पुराना जो कल्चर था, उसे तब्दील करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब इसमें डेवलपमेंट क्या हुई, इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि मुल्तान के, मैं अगर स्पेसिफिकली मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो चाहे गवर्नमेंट हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, सेम इसी तरह से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इन तमाम के मेल फीमेल उन्हें बच्चों को बुलाकर उन्हें दिखाया गया था कि थाना जात क्या है, मॉडल थाने जो बनाए गए हैं वो क्या हैं, पुलिस खिदमत मराकिज क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ क्या है, आपका अगर कोई मसला होता है तो आप किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से फ्रंट डेस्क से अपनी FIR का इंदराज करवा सकते हैं, या अगर आपका कोई इशू है, सपोज कर लें, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक बंदा है वो कहता है कि जी उसके मोहल्ले में, उसके इलाके में, उसकी गली में या उसके इर्द गिर्द कहीं पर कोई मंशियात फरोशी हो रही है और वो अपना नाम भी सीगा राज में रखना चाहता है, तो उन्होंने एक पोर्टल दिया हुआ है, उसके मुतालिक चीजें बतानी थी कि आप उस पोर्टल में लॉग इन होंगे, आप अपना बताएंगे कि मैंने ट्रेनिंग सेशन कब से कब तक लिया था, अपना नाम बताएंगे, फादर नेम, अगर उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है शनाख्ती कार्ड नंबर, नहीं तो वो बेफॉर्म नंबर ऐड करेगा, वो उसमें मुकम्मल ऐसे समझ लें कि इंदराज हो जाएगा उसका। जैसे ही इंदराज होगा तो वो अपनी शिकायत बताएगा कि मेरी शिकायत ये है, और अगर वो अपना नाम बताना चाहेगा, अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करवाना चाहेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन शो हो जाएगी। अगर वो कहेगा नहीं मेरा नाम सीगा राज में रखा जाए, तो ये इस हद तक बात थी कि अगर एक पुलिस ऑफिसर तक बात जाएगी तो दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी नहीं पता होगा शिकायत किसने की है। यानी वो ऐसे समझ लें आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी पुलिसिंग, और स्पेशली इसमें बड़ी उम्र के लोग नहीं थे, इसमें स्टूडेंट्स थे सारे, सही, जिन्होंने आगे पास आउट होना है, जिन्होंने आगे फील्ड में आना है, उनको बताया गया था कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें चेंज करने की जरूरत है। यानी वो एक पुराना थाना कल्चर जैसा मैं आपको बता चुका हूं, वो उन कंसेप्ट को तोड़ने के लिए, अवाम के साथ रवाबित बढ़ाने के लिए, अवाम को बताने के लिए कि पुलिस आपकी ही खिदमत के लिए कोशिश है। अच्छा, अभी क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमारे साथ एसपी वो मौजूद थे, उन्होंने भी इस हवाले से बड़ी क्लियरली बताया कि अब जो थानों के कल्चर हैं उसको चेंज किया जा रहा है, तो थानों की सूरत हाल को भी बेहतर किया जा रहा है। जो FIR के हवाले से लोगों को बड़े मसाइल होते थे उस हवाले से भी काफी काम हो रहा है, जिसमें मजीद भी आपसे जानते हैं सर, पंजाब बार काउंसिल के हवाले से इस टाइम जो एक्टिविटीज चल रही हैं उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पंजाब बार काउंसिल तो एज ए होल अगर इतमाही तौर पर देखें तो ये एक तो मेन सबसे पहले वकुला को लाइसेंस जो हम इशू करते हैं वो लाइसेंस पंजाब बार काउंसिल इशू करती है, उसके बाद हम कंसर्न बार एसोसिएशन के वकील जो है एक मेंबर बनता है, और लोअर कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट का लाइसेंस 2 साल जब वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने के बाद उसको देखा जाता है बाकायदा पंजाब बार काउंसिल के पहले जो हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें भी इंटरव्यू बाकायदा 2 मेंबर उसके इंटरव्यू करते हैं, एक कमेटी तश्कील दी जाती है हेडेड बाई एक हमारे ऑनरेबल जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, जो एनरोलमेंट कमेटी तश्कील देते हैं। फिर 2 साल के बाद अगर वो चाहे तो अप्लाई करता है, अगर हाई कोर्ट में अपीयर होने के लिए वो फिर कमेटी उनका इंटरव्यू करके जो चेयरमैन होते हैं वो एक जस्टिस जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ से, वो इंटरव्यू करते हैं और हम लाइसेंस इशू करते हैं। और लाइसेंस इशू करने के बाद हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से अगर कोई वकील उसकी कोई खिलाफ वर्जी करता है उसके लिए बाकायदा हमारी मुख्तलिफ कमेटी तश्कील है।
अगर बार एसोसिएशन की तरफ से कोई वायलेशन की जाती है, उसके लिए पंजाब बार काउंसिल में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बाकायदा तश्कील दी जाती है और उसके एक चेयरमैन हेड करता है। इसी तरह अगर वकला की प्रैक्टिस के दौरान साइलान अगर ये फील करते हैं कि हमने वकील को फीस पे की है और वकील ने हमारा केस जो उसमें अपीयर ही नहीं हुए, पावर ऑफ अटॉर्नी ही सबमिट नहीं किया, उनके खिलाफ हमारे वकला के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है कि प्राइवेट पर्सन अगर वकला के खिलाफ कोई अग्रीड पर्सन है वो कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो पंजाब बार काउंसिल में डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसके पास जाते हैं। इसी वाले से बाकी जैसे पीएलजे है, हमारी बुक्स जो हैं वो इशू करने के वाले से हमारी एक पीएलजे कमेटी है। सही। इसके अलावा भी दीगर तकरीबन कोई 10-12 कमेटीज हैं। इसमें एंटी करप्शन कमेटी आ जाती है, इसमें लॉयर वेलफेयर कमेटी आ जाती है, जेल रिफॉर्म कमेटी आ जाती है। लॉयर वेलफेयर के हवाले से है कि हम वकला को फ्री लीगल एड कमेटी के हवाले से उन्हें फ्री लीगल एड मुहैया करते हैं। जेलों के अंदर जब विजिट करते हैं हमारे जेल फार्म कमेटी के मेंबर, वहाँ पे जो लावारिस थी जिनका कोई वारिस नहीं है या कोई बेगुनाह लोग बेचारे पड़े हुए हैं झूठे मुकदमात में ऐसे फील करते हैं कि उनकी कानूनी पैरवी नहीं की जा रही, तो वो लिस्ट बन के पंजाब बार काउंसिल अपनी कंसर्न कमेटी जो है उसे भेज देते हैं। वो फिर फ्री लीगल एड कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में तश्कील दी गई होती है। वो तमाम फ्री लीगल एड कमेटी के मेंबरान उनके केसेस की फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी फीस के मुआवजे के वो पैरवी करते हैं ताकि गरीब जो लोग हैं उनको कानूनी मामलत जो है वो फराहम की जा सके। सही। अच्छा, अभी जो इस मरतबा पंजाब के वकलाबाज में इंतखाबात होने जा रहे हैं वो कंप्यूटराइज होंगे, उस हवाले से बताइएगा कि तैयारी सारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है? जी, उसमें तैयारी मुकम्मल और हमारे बार काउंसिल की जानिब से पहली दफा ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है और जिसको बायोमेट्रिक किया जा रहा है। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से बायोमेट्रिक होनी चाहिए थी वो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ हमारे एक माशरती कदरें ऐसी हैं कि पहले स्टेप पे कोई भी कोशिश की जाती है तो लोग उसको जरा ज्यादा इजी ले जाते हैं। हमारे वकला भाइयों को मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ डेट्स लास्ट डेट के वाले से दी गई, एक्सटेंड की गई, रिक्वेस्ट भेजी गई, लेटर भेजे गए बार एसोसिएशन को कि तमाम जो वकला हैं वो अपने आप को बायोमेट्रिक करवाएं। लेकिन काफ़ी हद तक दोस्तों ने बायोमेट्रिक करवा लिया है और अभी तक पंजाब बार काउंसिल का यही डिसीजन है कि जो आइंदा इलेक्शन जो पंजाब बार काउंसिल करवा रही है बार एसोसिएशंस के वो बायोमेट्रिक जिन दोस्तों ने करवाए हुए हैं सिर्फ उन्हीं के ही इलेक्शन में वोट कास्ट हो सकेंगे। अच्छा, उसके अलावा नहीं हो सकेंगे? उसके अलावा नहीं हो सकेंगे। अगर कोई मजीद अगर कमेटी बैठेगी, अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है कि पहला इस इलेक्शन में कोई रायत ऐसी की जाए, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनकी बायोमेट्रिक होना भी बाकी है, लेकिन आज के दिन तक अभी ये पंजाब बार काउंसिल का फैसला है कि बायोमेट्रिक होने वाले साथी जो हैं उन्हीं के वोट कास्ट किए जाएंगे। और इससे सबसे बढ़ के फायदा ये होगा कि आज वो दोस्त जो बायोमेट्रिक करवा रहे हैं उनके लिए हमारे जो अंदर कोई एक बदनामी का सबब कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं जो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर, जाली लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर आके हमारे प्रोफेशन में शामिल होने के बाद फिर वो कब्जा ग्रुप तश्कील दे लेते हैं और बदकिस्मती से वो तो अदालतों के भी मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बात करने में कि ठेका कर लेते हैं। तो बेल किसी में कोई क्लाइंट आता है तो थाने का भी ठेका साथ ही कर लेते हैं। हालांकि हमारा सख्ती से मना है कि हमारा थाने जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। वकील का काम है कि अदालत को जाकर पेश होने के बाद जो अपना केस है लीगल तरीके से वो पेश करे हाँ। कोर्ट की कानूनी मामलत करे, वो चाहे फॉर एंड अगेंस्ट है, कानूनी मामलत हमने करनी है। लेकिन वो वन साइडेड ज़ेन लॉ से हटके बना लेते हैं और हमारे लिए बड़े बदनामी का बायस बनते हैं। ये बायोमेट्रिक करने की वजह से वो तमाम दोस्त जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। इसमें कुछ सरकारी मुलाजम भी हैं जिन्होंने ये शो नहीं किया, एफिडेविट दिए हुए हैं कि हम सरकारी मुलाजम नहीं है, ना ही कोई कारोबार कर सकते हैं। अच्छा, और सरकारी मुलाजम तो दूर की बात है, कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। आप करियाने की दुकान भी नहीं चला सकते वकील होने के बाद। अच्छा, लाइसेंस लेने के बाद अब लोग बिजनेस भी करते हैं। इन दोस्तों को पकड़ने के लिए फिर एफबीआर से राब्ता किया जाएगा। एफबीआर में इनकम टैक्स अगर कोई देता है, ताजर है, तो उसने तो वहां पे प्रोफेशन में एडवोकेट नहीं लिखना, वो वहां से ट्रेस होंगे बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद। अगर कोई एम्प्लॉई है तो मुख्तलिफ अदारों से आईडी कार्ड के हवाले से नादरा से हम जब कॉन्टेक्ट करेंगे वो वहां से हमें पकड़े जाएंगे। हाँ। इससे हमें जो सरकारी मुलाजम, जो बिजनेसमैन, जो जाली संदों वाले लोग हैं उनको पकड़ने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसमें वकला की भलाई है और इसमें समझता हूं कि फिर हमारा जो
बार एसोसिएशन है, उनके लिए भी बेहतरी है कि ऐसे लोगों से हमारे निजात होगी और पढ़े लिखे जो वकला हैं, लाइसेंस हैं, जिनके पास जो तालीम हासिल करके हैं, वही सही मानों में लोगों को इंसाफ की मामलत में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर सी बात, अगर फ्रॉड किया जाएगा या धोखेबाजी से आप आएंगे तो वो अच्छा कुछ टाइम के लिए तो आप ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपका एंड होना होता है जी, तो पकड़ाई तो हो ही जाती है। बल्कि इसमें मैं और भी ऐड कर दूं, इसमें और भी एक बेहतरी आई है कि अब जो है हमारा पहले जो टेस्ट देते हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट होता है लैब, अब वो किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहले HEC एग्जाम लेती है। अब क्वालिफाई करते हैं तो लॉ में दाखिला होता है, जैसे बिल्कुल मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह का था। जब लॉ कर लेते हैं, फिर गैट एक फिर टेस्ट है, दोबारा लॉ पास करने के बावजूद वो भी HEC लेती है। HEC और 50% मार्क्स रखे हुए हैं, वहां से वो क्वालिफाई करते हैं, तब जाकर उसके बाद फिर पंजाब बार काउंसिल की कमेटी फिर उनका इंटरव्यू करती है। अच्छा। जिसको जस्टिस जो एक हाईकोर्ट के हैं वो हेड करते हैं कमेटी को, वहां पे इंटरव्यू होने के बाद उन लोगों को लाइसेंस जारी किया जाता है। इससे बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ आने वाले जो नए दोस्त, नए हमारे छोटे भाई आ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी टीम जो है वो हमारे वकला कम्युनिटी में शामिल हो रही है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारे माशरे के अंदर जो वकला की एक साथ थोड़ी सी गिरने के हालात पैदा हो गए थे, ये जाली वकला के आने की वजह से वो खत्म हो जाएंगे और पढ़े लिखे वकील, कानूनी मामलत करने वाले साथी जो हैं वो इस प्रोफेशन में आएंगे इंशाल्लाह। सही हो गया। तो मजीद भी आपसे इस बारे में बात करेंगे, साथ साथ हम बात कर लेते हैं हसन, चंद पैसों की लेन देन की खातिर जो है वो थाना कुतुबपुर में जो है इलेक्ट्रीशियन का जो है वो कत्ल हुआ था, ये क्या मामला था? अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे समझ लें, हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारे ऐसे हम लोग स्टेप्स उठा जाते हैं जिनके हमें कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट का आफ्टर शॉक्स का और आफ्टर का हमें नहीं पता होता। अब ये जो आप पूछ रही हैं कि थाना कुतुबपुर वाला जो वकूआ हुआ है इलेक्ट्रिशियन वाला, ये अगर मैं आपको इन शॉर्ट अगर स्टोरी बताऊं, क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो है वो सिंपल ये है कि 3 लोग थे जिसमें 2 कजन थे, वो आपस में मिलकर इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, यानी जहां पर भी कोई घर वगैरह बनता था उसका ठेका लिया, वायर्स वगैरह का ये वो काम करते थे अपना। और काफी टाइम से ऐसे समझ लें कि ऑलमोस्ट वो कोई पिछले 8-1 सालों से इकट्ठे मिलकर ही काम कर रहे थे। वो किसके आपस में किसके रिश्ते में क्या थे, वो कजन थे और वो फुप्पू मामू के बेटे थे। अब वो एक जो इलेक्ट्रिशियन था उसका नाम था बिलावल, जो इसमें मकतूल है, और जो कातिल है उसका नाम है उमर। इनका तीसरा जो दोस्त था उसका नाम है हमाद। अब ये पिछले कोई काफी दिनों से इनका लेन देन का तनाजा चल रहा था, कितना, सिर्फ और सिर्फ 7,000 का, 7,000 का। अब ये प्लान करते हैं कौन, उमर और हमाद, कि जी बिलावल को बुलाते हैं हम और उसका मर्डर कर देते हैं। किस तरह से मर्डर करते हैं ये अब यहां से स्टोरी में ट्विस्ट यहां से है असल। ये उसे बुलाते हैं बिलावल को कि जी यार तुमने हमारे पैसे देने थे, अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए, तो आप हमारे साथ आए, हम ना एक जगह पर जाते हैं, वहां पर एक घर बन रहा है, तो वहां पर हम ठेका लेते हैं, ठेका थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, ऊपर वाले जो पैसे होंगे वो बिलावल जो तुमने मेरे पैसे देने हैं ना वो मैं वहां से ले लूंगा। बिलावल कहता है ठीक है कोई इशू नहीं है। यहां पर मैं एक चीज और भी बताता चलूं, बिलावल की अगले माह शादी थी, उसकी वालदा मुकम्मल तमाम उसकी तैयारियां की हुई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग करने के बाद वो बिलावल को ले जाते हैं और एक रास्ते में एक छोटी सुनसान जगह आती है, वहां पर ना एक घर में ले जाते हैं बिलावल को। बिलावल कहते हैं कि यार ये वो घर है, ये बन रहा है। वो कहता है कि यार ये घर है, अच्छा चलें। इसी ही देर में ना आपस में इनकी तल्ख कलामी होती है और उमर जो है वो बिलावल के सर में ईंट मारता है। जैसे ही बिलावल के सर में ईंट मारता है, बिलावल नीचे गिरता है। जैसे ही नीचे गिरता है तो मजाहमत करने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रिशियन थे, अपनी जेब से वो निकालता है पेचकस, कौन, उमर, बिलावल के दिल वाली साइड पर, लेफ्ट साइड पर मारता है। 1 नहीं 2 नहीं 13 टाइम्स वो ये अटेम्प्ट करता है। 13 टाइम्स अटेम्प्ट करने के बाद उसके दिल पर 13 मरतबा पेचकस लगता है, मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही डेथ होती है उसकी, तो अब इनका फर्दर क्या प्लान होता है, मर तो गया बिलावल, पैसे तो हम ले नहीं सके, अब इसकी लाश का क्या करें। इसकी लाश का ये करते हैं कि ये जो घर है इसी के अंदर ही इसकी लाश दफना देते हैं। वो चूंकि रात का टाइम था, अंधेरा भी हो चुका था, खामोशी की वजह से वो जैसे ही मट्टी उखाड़ने लगते हैं, मट्टी साइड पर करने लगते हैं, तो साथ वाले एक घर में एक खातून रहती थी। उन्होंने देखा कि यार ये घर तो पिछले काफी दिनों से बंद था, आज इसमें से आवाज क्यों आ रही है।
फॉर्चुनेटली ऐसे समझ लें कि वहां पर एक बल्ब जल रहा था और साथ ही एक खिड़की थी। वो जैसे ही देखते हैं खिड़की से कि एक बंदे की लाश पड़ी हुई है, खून निकल रहा है उसका सर वाली साइड से, और 2 लोग खड़े वहां से क्यों गड्ढा खोद रहे हैं। तो वहीं से वो 15 करते हैं, वो पकड़े, मौके से तो खैर वो फरार हो जाते हैं वो, और वहां से फिर बाद में वो जब मुल्जिमान पकड़े जाते हैं तो कन्फेस वो क्या करते हैं, कन्फेस वो ये करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 7,000 का लेन देन का हमारा तनाजा था। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, इस टाइम हमारे ट्रैफिक के मसाइल भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उस हवाले से जानेंगे कि इस टाइम क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, इस हवाले से बताइएगा। आप देखें, आम रूटीन में पहले हमारे यहाँ इतने ट्रैफिक के मसाइल नहीं थे, क्योंकि जूं जूं अब आबादी बढ़ती जा रही है तो हर बंदे के पास कन्वीनियंस भी आती जा रही है, और उसके साथ हमारे रोड्स आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, छोटे हैं। गाड़ियां बढ़ने की वजह से हमारे ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं तो उनका अजाला भी तो हम लोगों ने ही करना है ना, महकमों ने ही उसका अजाला करना है, लेकिन वो अजाला होगा किस तरह से। अब कितने आप देखें करोड़ों रुपए की लागत से ये ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं। आप 9 नंबर चौक पर देखें, हमारा मेन हब है, एजुकेशनल हब भी वहीं पर है सारा, उसके अलावा बिजनेस सेक्टर भी वहीं पर है। अगर आप ये देखें कि 9 नंबर चौक पर ही सिर्फ 6 सड़कें आकर मिलती हैं, वो आउट ऑफ सिटी से किसी ने आना है तो 9 नंबर से गुजर के जाना है, लेकिन आम रूटीन में अगर आप देखें वहां पर छुट्टी के औकात में तो वहां से गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है। सिग्नल्स लगे हुए हैं, गैर फाल हैं। कचहरी चौक पर सिग्नल्स लगे हुए हैं, गैर फाल हैं। वहां पर बंदा आम रूटीन में भी बंदे का दिल ही नहीं करता यहां से गुजरे, लंबा चक्कर करके बंदा कहता है किसी और दूसरी तरफ से आ जाएं, लेकिन 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का, 4 बजे तक का जो टाइम है, ना ही बंदा 9 नंबर से गुजरे और ना ही बंदा कचहरी चौक। अच्छा, अभी तो बोसन रोड पे बहुत ज्यादा रश होता है, ट्रैफिक के तो बहुत ज्यादा हमारे मसाइल। आप देखें ना, जैसे ही 12 बजे का टाइम होता है, 1 बजे का टाइम होता है छुट्टी, आप सारा एजुकेशनल सेक्टर आपका बोसन रोड पर है, उसके साथ बिजनेस सेक्टर आपका बिजनेस सेक्टर जो है वो आपका सारा बोसन रोड पर है। लेकिन वो वहां पर 2, 3, 4 ट्रैफिक वार्डन्स कैसे पूरी एक सड़क को कवर करें? तो वहां पर मैकेनिज्म तो बन सकता है। खैर बहरहाल गैर फाल होने की वजह से कितने प्रॉब्लम्स हैं। उसी के साथ दूसरे नंबर पर आपने बात की कि हेलमेट वाली, हेलमेट पर तो पहले से कितनी शदीद सख्ती है। वो तो अब तो ये भी ऑर्डर आ गया है कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा मोटरसाइकिल सवार, उसका 2000 का चालान होगा। हम अब अगर मुल्तान में ही देखते हैं तो पहले तो हम ये देखते थे अफसरान सिर्फ ऑर्डर देते थे, अब तो CTO मुल्तान राव नईम शाहिद वो खुद मैदान में खड़े होकर नाका लगाकर और हर जगह पर, यानी आप ये देख लें कि जहां 2-4 ट्रैफिक वाले आपको नजर आते हैं तो वहां पर दरमियान में CTO खुद भी खड़े होते हैं, और वो हर मोटरसाइकिल वाले को जिसने हेलमेट नहीं किया हुआ, ये जिसके पास हेलमेट है लेकिन उसने रखा हुआ है सिर्फ इस डर की वजह से कि मेरा चालान ना हो। अच्छा, कुछ लोग तो बस ऐसे एक ना शो पीस की तरह उसको रख के फिर रहते हैं कि अच्छा बस ठीक है हमारे पास हेलमेट है। वो सिर्फ दिखाने के लिए, वो सिर्फ इसीलिए कि हम कानून से बच जाएं, हमारा चालान ना हो। लेकिन अगर सर्दियों में इस्तेमाल इसका बढ़ जाएगा, वैसे सर्दी से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल। अच्छा, वैसे सही कह रहे हैं हेलमेट के हवाले से। एक बस ऐड इजाजत तो करूं, जो मैंने एक देखा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल गाड़ी में डलवा रहे हैं, 7 मोटरसाइकिल वाले आए हैं, उन्होंने कहा जी पाबंदी है, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो वो आगे वाले से हेलमेट लेते हैं। जिसने पेट्रोल डलवाया है उससे हेलमेट लेके उसने पकड़ लिया, उसने पेट्रोल डाल दिया, फिर उसने उसको दिया। मैंने कहा यार आप इधर ही 1 रुपया 2 रुपए टैक्स लगा लो, खड़े हो गए हेलमेट देते हो, पेट्रोल ऐसा नहीं चल रहा है। तो हमारी पाबंदी लगाई थी पेट्रोल पंप से, वो पेट्रोल नहीं देंगे कि अगर जितने भी जो लोग होंगे बाइक वाले, लेकिन उस पर अमल दरामद होता मैंने आंखों से देखा है कि एक हेलमेट दूसरे को दे रहा है, वो डलवाया जा रहा है। अच्छा, ये वीडियो भी आई थी, ये काफी इस पर भी बनी, काफी तमाम। अच्छा, हमारी कौम का खिदमत का जज्बा तो फिर आप देखें ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक हेलमेट से मेरे और जो भाई हैं वो परेशान ना हो, एक दूसरे की हेल्प करना तो बनता है। हेल्प इस तरह से कोविड में इस तरह से हेल्प की जाती थी, अगर किसी के पास मास्क नहीं होता था दूसरा बंदा जो अपना काम करके वो अपना मास्क दे देता था, भाईजान मेरा काम हो गया और आप भी जाकर। तो ये तो हमारी कौम में खिदमत का जो है हेलमेट सरशार जो है। अच्छा, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मजे हमारे साथ मौजूद हैं, नादिर से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान की अगर मौसम की बात करें तो दर्जा हरारत जो है काफी हद तक कम हो चुका है। रात के औकात में जो ठंडी हवाएं हैं उनका सिलसिला भी बरकरार है। मुल्तान के वासियों को ये लगता है कुदरत जो है मेहरबान हो चुकी है। जो गर्मी की शिद्दत थी कई दिनों से उसमें नुमायां हद तक कमी वाक़ई हो चुकी है और दर्जा हरारत बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। अभी तो सूरज जो है वो आंखें दिखा रहा है, लेकिन वो जो तपश होती है सूरज के अंदर वो महसूस नहीं की जा सकती। और इस वक्त दर्जा हरारत भी जो है काफी बेहतर है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया और कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 85% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। फिजाई आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान शहर आज दूसरे नंबर पर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो दर्जा हरारत है वो इसी तरह से कम होता जाएगा और सर्दियों का जो है सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हवाएं जो है ठंडी यख सुबह से चलने शुरू हो जाती हैं, लेकिन दोपहर के वक़्त में जो सूरज है वो अपनी आंखें दिखाता है, लेकिन सूरज में वो गर्मी नहीं होती जो मुल्तान के वासियों के लिए ये बात बड़ी खुश आइंदा है पड़ी। शाम के वक़्त में और रात के वक़्त में कभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है, जिससे मौसम जो है बड़ा खुशगवार हो जाता है। लोगों ने जो है पंखे अब बिल्कुल बंद कर दिए हैं रात के वक़्त में। इसके अलावा जो दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की भी जो है पेशेनगोई की गई है। 24 से 48 घंटों में मजीद जो है दर्जा हरारत और गिरता जाएगा और सर्दी की आमद का सिलसिला भी शुरू होएगा। दूसरी जानिब जो तबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि ये जो बदलता हुआ मौसम है, जाती हुई गर्मी और जो सर्दी की आमद है, इसमें जो मौसम होता है ये बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए कि वो रात के वक़्त में और दिन के वक़्त में बाहर अगर निकले भी सही तो मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडी यख हवाएं चल रही होती हैं तो इससे जो है नज़ला, फ्लू, खांसी, जुकाम इस तरह की जो है बीमारी होने का भी खदशा हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें और जो तबई असूल हैं उनको जरूर अपनाएं। जी बहुत शुक्रिया नादिर मजहर आपका। और इसके साथ ही जो है सर आपसे जानेंगे जिसमें जेलों में कैदियों को मुनासिब सहूलियात फराहम करने के लिए पंजाब बार काउंसिल जो है वो क्या इकदाम कर रही है, किस तरह से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? उसमें मैंने पहले भी जैसे गुजारिश की है, जेल रिफॉर्म कमेटी एक तश्कील दी है पंजाब बार काउंसिल में। वो जेल रिफॉर्म कमेटी पूरे पंजाब के लिए होती है। वो फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जेल रिफॉर्म कमेटी तश्कील दी जाती हैं। सही। और वो तश्कील देने के बाद वो कंसर्न जो पंजाब बार काउंसिल के मुतल्लिका ज़रा के मेंबर्स होते हैं उनसे वो नाम लिए जाते हैं जो लोग ये केस सही मानों में प्लीड कर सकें, लावारिस के लिए वकला अपना मुजरमान के लिए उनको टाइम भी दे सके। फिर वो पंजाब की कमेटी जो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी तश्कील देते हैं, वो कंसर्न जो जेल हैं उनमें जाते हैं। उनको बाकायदा पंजाब बार काउंसिल की तरफ से जेल सुप्रीडेंट को एक लेटर जारी किया जाता है कि ये जो हमारी कमेटी है ये लोग आएंगे जेल के लिए, आप वो उनसे लिस्ट लेके लावारिस जो लोग हैं उनकी जो गरीब पैरवी नहीं कर सकते कानून के मुताबिक उनकी पैरवी के लिए फिर वो उनके अदालतों में केसेस जो हैं। अच्छा, इसके साथ जो वकला पर हमले होते हैं उस हवाले से भी बताइएगा कि जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल पास करवाया गया उसको किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? अभी तक देखें जी इंतहाई अफसोस का अमर ये है कि उसके ऊपर अभी तक उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। और बल्कि जब से ये बिल आया है उसके बाद आप देखें कोयटा के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के अंदर, पेशावर के अंदर भी एक हुआ है। कोयटा में 2 इंसिडेंट हो गए हैं जो मुख्तलिफ मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदालतों के अंदर भी हमले हुए हैं। और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है अभी तक सही मानों में एज इट इज अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद हो जाए तो मैं समझता हूँ जैसे मुख्तलिफ जो पुराने ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिनमें कोशिश की गई है कि इसको कंटिन्यू करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हसन है हमारे साथ रावलपिंडी से, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो देखें अभी अब मतलब जेंट्स अगर बाइक चला रहे हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इशू हो तो कहते हैं कि जिसने हेलमेट नहीं पहना होता जी चले, अगर ट्रैफिक वाले भी देखते हैं तो कह रहे हैं जी फौरन इसको पकड़े चलान करें। आप हेलमेट की बात करें जिन्होंने नहीं पहना हुआ? हाँ जी, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि हेलमेट नहीं पहनते तो मतलब फौरन चलान हो जाता है, कुछ भी होता है। बताएं जी। हेलमेट तो आप देखें चलान के डर से तो आप हरगिज ना पहने। मैं तो हमेशा एक बात करता हूं कि हेलमेट आप इसलिए ना पहने कि जी आप चलान आप अपनी सेफ्टी के लिए पहने हेलमेट। अल्लाह ना करे आप ये देखें एक एक्सीडेंट हो जाता है और आपको अगर हेड इंजरी आती है पूरी जिंदगी आपकी माजूरी है।
अल्लाह ना करे अगर आपकी यादाश्त चली जाती है, आप इस चीज को देख रहे हैं कि 200 सिर्फ मैं हेलमेट इसलिए अपनी मोटर बाइक की टैंकी पर रख रहा हूं या अपने हैंडल के साथ लटका रहा हूं या अपने मीटर पर रख रहा हूं या अपना पीछे बैठा हुआ जो शख्स है उसके मैंने घुटने पर हेलमेट रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि देखने वाला वार्डन जो है वो मुझे रोके तो मैं उसे कहूं मेरे पास तो हेलमेट है, चालान ना करें। इसलिए हरगिज नहीं। आप हेलमेट पहने अपनी सेफ्टी के लिए पहने। अल्लाह ना करे आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी शख्स का एक्सीडेंट हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ये तो है कि आपकी हम लोगों ने वैसे बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे भी इस तरह की, जब इस तरह की कैंपेन स्टार्ट होती है तो कुछ ना कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पे बातें, अफवाहें फैलाना लोग शुरू कर देते हैं, कुछ मार्केटिंग हो रही है, कुछ इस। अच्छा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनासर शामिल होते हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जान कितनी कीमती है। अच्छा, आपसे रिलेटेड कितने लोग हैं, हमने उन चीजों को भी तो देखना होता है कि आपकी फैमिली जो है वो भी तो सफर करती है, तो लिहाजा सेफ्टी पहले जो है। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे सीटीओ एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनकी भी मेन जो उनका हम बात करें, जो उनका विजन है या उनकी चीजें हैं, वो यही है कि इंसान को अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए और सेफ्टी आपकी पहले होनी चाहिए, बाद में आपकी जो भी चीजें हैं आप उनको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा जी, सर से बात कर रहे थे जी, आपके उसके बिल के हवाले से, वुकला के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। जी जी, उसके ऊपर मनोवन जिस तरह बिल था उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो उसमें वुकला को काफ़ी प्रोटेक्शन जो है वो मिले। इस वक्त वुकला के लिए, प्रोफेशनल वुकला के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसे ऐसे संगीन मुकदमात आते हैं, उनके वुकला को पैरवी करनी पड़ती है। वुकला की ज़ाती दुश्मनी नहीं किसी के साथ होती। जैसे अभी भाई ने जो केस बताया, अगर वो अब कोर्ट में आता है तो यकीनन मुलजमान के काउंसिल भी होंगे, जो मुद्दई पार्टी है, प्रोसिक्यूशन है, उसके भी काउंसिल वो एंगेज करते हैं। उन्हें तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो फाइल आती है, जो पेपर उनके पास आते हैं, उनसे जो ज़रूरी चीज़ें, अहम नुकात हैं, कानून की शक्ल में वो अदालत के आगे पेश करने, कोई भी एविडेंस आती है तो, लेकिन बाद लोग उसको बड़े नेगेटिव ले लेते हैं, ज़ाती दुश्मनी की तरफ ले जाते हैं। हाँ जी। इसमें हमारे मेंबर थे पंजाब बार काउंसिल के, वो अपने अजीज़ों की केसेस की पैरवी करते थे, शेखुपुरा से बिलोंग करते थे वो। अब उनको इसी खाते में उनको मर्डर कर दिया गया घर से निकलते हुए, कि वो हाई कोर्ट तक उन्होंने केसेस की हमारे खिलाफ पैरवी की है, हमारे आदमी को सजा हो गई है। तो इसमें हुकूमत को खुसूसी तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरफ कोई भी ऐसा तवज्जो, बस वो प्रोटेक्शन बिल बनने के बाद वो अलमारी में रख दिया गया है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए सारी बार काउंसिल मुतालबे कर रही है कि मनवन उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, अगर कोई खामियां हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, वो नजर आए तो फिर उनमें अमेंडमेंट्स भी की जाएं कि उसमें वुकला को अगर किसी के साथ ऐसी कोई हादसा पेश आ ही गया इसी तर्ज पे, तो ये नहीं पता कि उस डेफिनेशन में अब कौन आएगा कि अगर एक वकील का जो मर्डर हुआ है, क्या वो काले कोर्ट में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, मर्डर हुआ है, या वो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान मर्डर हुआ है, या इहाता अदालत में दाखिल होने के बाद अगर मर्डर हुआ है, इसकी भी अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं हो सकी। इसके ऊपर फिर अब मामला खड़े होंगे कि जनाब ये तो घर से जा रहा था काले कोर्ट, तो फिर क्या पता ये कचहरी जा रहा था। अच्छा सर, वादत के साथ हमारे यहाँ कानून है, सब कुछ है, लेकिन बात वही आ जाती है कि कभी अमल दरामद की तरफ हम नहीं जाते। इस पर मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, सिविल डिफेंस के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये महकमा जो है वो किस तरह काम कर रहा है और अभी इसकी करंट क्या सिचुएशन है। अब महकमा सिविल डिफेंस में पहले भी कह चुका हूँ, ये एक ऐसा इदारा है जो निगेटेड इदारा है, यानी कभी हम नहीं सुनते कि महकमा सिविल डिफेंस क्या कर रहे हैं, क्या उसके इकदामात हैं। हाँ। बस सिर्फ हम ये देखते हैं, बड़ा लिमिटेड इसके ऊपर बात होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। उसकी वजूहात हैं, एक तो ये कि इदारा खुद बड़ा खसारे में है अनफॉर्चुनेटली। दूसरे नंबर पर ये इनके जितने भी रजाकार हैं, बेसिकली तो उनका मकसद अवाम की खिदमत करना है, हंगामी सूरत हाल से निपटना है, मगर उन बेचारे रजाकारों को डीसी से या जितने भी अफसरान हैं उनकी खिदमत से हट के मौका मिले तो वो अवाम की खिदमत आकर करें ना। जितने भी आप ये देखें ऑपरेशंस होते हैं, किस चीज़ के रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं कोई हंगामी सूरत हाल है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बात बताऊं, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सिविल डिफेंस वालों का होता है। सही। या वो हमारे हसास इदारों के पास होता है या वो हमारे सिविल डिफेंस के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना निगेटिव इदारा है कि कभी हमने नहीं सुना कि जी इन्होंने किस तरह के काम किए हैं। लेकिन अब ये अपलिफ्ट हो रहा है इदारा। हमारी भी कोशिश ये है कि इनके जो जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें उजागर की जाएं, लोगों तक बताया जाए। ये सिविल डिफेंस बेसिकली अब 3-4 चीज़ों पर अपने काम कर रहा है।
उसमें अगर मैं मेन इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं तो इसमें ये लोगों के लिए आप ये देखें, हंगामी सूरत हाल, कहीं पर आग लग जाती है, वहां पर आग बुझाने के आलात तो मौजूद होते हैं लेकिन किसी को चलाने ही नहीं आते होते। यानी सपोज करें अगर किसी मॉल में आग लग गई है, किसी घर में आग लग गई है या किसी भी होटल वगैरह में आग लग गई है, वहां पर 50 लोग मौजूद हैं, 50 लोगों में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं होता जिसे वो उतारें, जिसको पता हो जिसे पता हो कि आग को मैंने किस तरह से बुझाना है। तो अब सिविल डिफेंस क्या कर रहे हैं? सिविल डिफेंस ये कर रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये हमारे एजुकेशन सेक्टर्स हो गए, इसके साथ हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज और फैक्ट्री जहां पर मजदूर काम करते हैं, यानी जहां पर आग लगने का अंदेशा और खतरा ज्यादा होता है, वहां पर जाकर उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके और उन्हें सिखाया, समझाया, बताया जा रहा है कि आप लोग हंगामी सूरत हाल में किस तरह से निपटा जा सकता है। सपोज कर लें अगर एक जगह पर 500 लोग मौजूद हैं, आग लग जाती है, सबसे पहले क्या होगी? हर शख्स ये चाहेगा मैं अपनी जान बचा लूं। हर शख्स जान बचाने के चक्रों में भगदड़ मचती है, जूं ही भगदड़ मचती है तो उसमें ज्यादा अंदेशा होता है नुकसान होने का। अगर सपोज करें 500 लोगों में से कोई एक शख्स ऐसा है जिसे आलात इस्तेमाल करने आते हैं या जिसे पता है कि ये कितनी इंटेंसिटी की आग है और किस तरीके से ये आग बुझाई जा सकती है, तो वो अपनी जान के साथ साथ 500 लोगों की जान को भी महफूज रखेगा। 500 लोगों की जान के साथ साथ वहां पर जितनी चीजें कॉस्टली चीजें हैं या वो ऐसे समझ लें कि सस्ती चीजें हैं, जो भी हैं, वहां पर माली नुकसान से भी बचा जा सकेगा, जानी नुकसान से भी बचा जा सकेगा। ये तो हो गया इनका एक साइड। दूसरी साइड जो है वो ये है कि सिविल डिफेंस हमेशा ये गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ, गैर कानूनी ये जितने भी LPGs होते हैं इनके खिलाफ, या जिसने ज्यादा पैसे मांगे होते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाइयां जो हैं वो तो इनके रेगुलर बेस पर चलती रहती हैं। सही हो गया। अच्छा, मजीद भी जानते हैं आपसे सर, इस टाइम वकला के जो फलाह बहबूद के हवाले से हम बात करें कि क्या अभी तक इसके ऊपर कितना काम हुआ है? कुछ काम कर रहे हैं जो पहले मुंतखब हुए, उस हवाले से भी ये चीजें, क्योंकि हम लोग देखते हैं यंग लॉयर्स के बहुत सारे मसाइल हैं, अभी जो आप सीनियर लॉयर्स हैं उनके अपने मसाइल हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे हमारे पंजाब बार काउंसिल में एक BF बेनावलेट फंड कमेटी है, लॉयर वेलफेयर के साथ साथ बेनावलेट फंड कमेटी भी है। ठीक है। उसमें अगर कोई वकील ऐसा जो बीमार हो जाते हैं, उनकी जो माली हेल्प है उसके लिए वो कमेटी है, वो रिकमेंड करती है, बाकायदा कंसर्न जो बार का सदर है, जो मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, वो रिकमेंड करता है कि इसको उनके को कि वाकई वो बीमार है, उसको माली इमदाद करनी चाहिए। तो वो हमारी जो लॉयर वेलफेयर कमेटी है वो उन्हें इलाज मुआवजे के लिए फंड फराहम करती है। इसी तरह अगर किसी वकील की डेथ हो जाती है उसके लिए इंश्योरेंस भी है हमारे पास। हम बेनावलेट फंड कमेटी से भी उनके जो फैमिली है उसको सपोर्ट करते हैं और प्लस साथ उसके इंश्योरेंस लेकिन वो मस्ट होती है कि वो वकील आज खुद इंश्योर्ड हो। उसमें बड़े नॉमिनल पैसे होते हैं, 2000 रुपये सालाना एक स्कीम में है। अच्छा। फिर जो ज़्यादा दे सकता है 4000 है, उसमें ज़्यादा उनको अकोमोडेट किया जाता है डेथ क्लेम की शक्ल में। तो उसके जो फैमिली है उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉयर वेलफेयर और बेनावलेट फंड कमेटी जो है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इक़दाम करती रहती है। पहले जैसे था 3 लाख था बेनावलेट फंड कमेटी देती थी, फिर वो बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया और उस पर कोई माहाना या सालाना चार्जेस नहीं होते। वो जब एक वकील लाइसेंस लेते हैं लोअर कोर्ट से, उसी वक्त उनसे एक चार्जेस जो हैं वो ले लिए जाते हैं 1.5 साल। उसके बाद बार बार नहीं। हाँ, अलबत्ता इंश्योरेंस जो है वो सालाना होती है और उसमें बहुत 2000 या 4000 लिमिट है, ज़्यादा इंश्योर्ड करवाना चाहिए। इस तरीके से वकला की वेलफेयर के लिए हम करते हैं। और नौजवान वकला के वाले से मसाइल हर तरफ बहुत ज़्यादा हैं माशरे में हर तरीके से, और वकला के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उनके लिए एक चैम्बर का मसला है, उनको प्रैक्टिस करने के लिए। चैम्बर के लिए तमाम बार एसोसिएशन कंसर्न DC जो हैं उनसे या सेशन जज साहब से मिल के अगर उनकी ही कोई जगह पड़ी होती है रिक्वेस्ट करके, पहले वो एक ही ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब तो 4-4-5 मंजिला चैम्बर भी बनने शुरू हो गए हैं, नीचे जगह नहीं मिलती। और चलें अच्छी बात है, इसमें भी कोई थोड़ा बहुत दोस्त हैं वो अकोमोडेट हो जाते हैं। अब पार्किंग वाला इशू भी सर, और इसके ऊपर पार्किंग वाला इशू जैसे अगर से भी ज्यादा हर शहर में ये है, लेकिन हमारे मुल्तान के अंदर इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि आने वाले 1 साल 1.5 के अंदर अल्लाह खैर करे और हो जाता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है जो जुडिशल का बन रहा है ये SP ऑफिस की साइड पे ही, और पार्किंग का मसला काफ़ी हद तक हमारा बेहतर हो जाएगा।
उसमें फिर इम्प्रेशन ये जाता है, हमें बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि आप किसी जब गुजरते हैं ब्लॉकेज इस अंदाज से हो जाती है। अब वकील के लिए कोई अल्टरनेट नहीं है कि वो गाड़ी जो है वो जाके किसी और जगह पे खड़ी करके आए और 1 किलोमीटर आके गाड़ी जिसने जहां काम है वहीं, और प्राइवेट जो हमारे साइलिन आते हैं वो भी हमारे लिए बड़े जरूरी हैं, उनको भी, वो हमारे पे मास्टर हैं। मैं तो दोस्तों को कहता हूं कि अपनी पार्किंग से ज्यादा हमें उनकी पार्किंग की फिक्र करनी चाहिए जो हमारे पास आते हैं। सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हैं हमारे साथ जी डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान साहब, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो है जी सना राव, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, जो डॉक्टर साहब के साथ बात होगी वो आज हम OT एंड PT पे बात करेंगे। OT क्या है जी? ये ऑक्यूपेशनल जो है वो थेरेपी है, और उसके साथ जो PT है वो फिजिकल थेरेपी है। आज इस पे बात करेंगे कि क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये किस तरह ट्रीट करती है। अच्छा, और उसके साथ ही हम अब बात करेंगे आज स्किन के हवाले से कि जिस तरह विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स में आपने अपनी स्किन का ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि हमें अच्छी स्किन जो है वो चाहिए भी, और साथ साथ आपको ग्लोइंग स्किन जो है वो भी आपको चाहिए। तो वो किस तरह मुमकिन है बगैर आपको इस तरह अपने चेहरे पर केमिकल यूज़ किए, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आज इनसे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो हम सब ये जान लेते हैं ना कि OT एंड PT में फ़र्क क्या है, बेसिकली जो जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल में जहन में ये होगा कि भाई ये क्या है। बेसिकली इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसा है कि फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम। बेसिकली जो OT है ऑक्यूपेशन थेरेपी है। अब ऑक्यूपेशन थेरेपी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के एक लेडी है, उसको स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक होने के बाद बेड रिडन होती है। बेड रिडन होने के बाद वो मतलब काफ़ी जो उसको ट्रॉमा होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकली उसको हम लोगों ने सपोर्ट करनी होती है। सपोर्ट कैसे करें? इन अ वर्किंग, जो घर में उसके काम काज होते हैं, लाइक उसकी डस्टिंग है, कुकिंग है, वेयरिंग है, मतलब एक जितने घर के काम काज है उसके हवाले से उसको मतलब एक प्रिपेयर करना होता है। उस तमाम जो काम जो आसानी से वो करती है, उसको उस तरीके के साथ, उसको एक्टिविटी के साथ उसको हम लोग प्रमोट करते हैं, मतलब उसको एक्टिव करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल के डस्टिंग करनी है, एक हाथ आपका काम नहीं करता, आपने इसको किस तरह करना है, दूसरे हाथ से किस तरह से अपने को एंगेज रखना है, बिजी रखना है। अगर मतलब उसको छोड़ दिया जाए कि नहीं अब मतलब स्ट्रोक हो गया, तो वो फिर क्या होता है कि वो फिर जो एक ज़ाहिर बात है कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर, वो फिर बार बार वो मतलब अटैक होता है, वो दोबारा से उसको होने का खतरा होता है। इसलिए उसको एक्टिविटी जो भी दी जाती है उसके मुताबिक उसको तैयार की जाए ताकि वो आसानी से अपने काम काज कर सके। मतलब ज़ाहिर बात, एक मतलब एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है कि यार पहले तो मैं ये सब कुछ कर सकती थी, कर सकता हूँ, अब मैं क्यों नहीं कर पा रही है। मतलब एक सारी एक्टिविटी बेसिस के साथ साथ उसको लेके चला जाता है। अब ज़ाहिर बात है, घर अगर देखा जाए, घर एक पूरा एक ऑक्यूपेशन है, मतलब है कि पेशा वराना एक्टिविटी से आसान लफ्ज़ों में हम लोग बोलते हैं। अब पेशा वराना क्या चीज़ होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में हम कुकिंग करते हैं, उस कुकिंग में जो बर्तन है उसको वॉशिंग हम लोग करते हैं, वेयरिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सारा वॉशिंग का हमारा होता है। इसी तरह से हमारा एक ड्रेसअप होना होता है। उसी तरीके से सारे उनको इंडिविजुअल का मतलब एक डिपेंडेंट ही किया जाता है, उसको इंडिपेंडेंट मोटिवेट किया जाता है कि हर वो काम जो पहले से आप करती थी उसको आपने इसी तरीके से आपने करना होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादातर जो हैं वो मतलब है कि बच्चों के हवाले से होते हैं, जैसे एडल्ट बच्चे होते हैं, अब उसके CP चाइल्ड होते हैं, न्यूरोपैथी, मायोपैथी, सेरेब्रल पाल्सी, इससे रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव वो मतलब शुरू जो होती है 0 to 6 ईयर तक के बच्चों को। अब उन बच्चों को ज़ाहिर बात है वो एक मतलब है मेंटल इश्यू उसका है। अब उनको असल में ट्रेन करना सबसे मुश्किल होता ही है। अब जैसे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, स्कूल में वो टीचर उसको टीच करती है, उसको मतलब वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन होती है, रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, उसको इस तरह से। अब अगर कोई एक्टिविटी होती है फॉर एग्जांपल कि अब उसको ब्रशिंग होती है, उस ब्रशिंग करने का उसका वे बताया जाता है कि ब्रश कैसे आपने करना है, अपने वेयरिंग कैसे करना है, शूज़ आपने कैसे पहनने हैं, मतलब उसकी जो है सारी
एक्टिविटी उसी होती है। अब उसमें फिर बहुत सारी उनकी लाइक फन भी उसमें इन्वॉल्व होता है। एक हम फिजियो से हम लोग सिंपल हमने एक डिपेंडेंट बेस पे हम लोग करते हैं। इसमें होती है एक एक्टिविटी, एक मतलब एक जैसे बोले एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप होता है, उसमें हर एक्टिविटी, जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम में बहुत सारी चीजें हैं, उनको हर चीज उनको टच करना, उसको कैरी करना। हाँ। अब जैसे एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको किस तरह से आपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को आपने उसको मतलब यूज करना है, आपने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। अब इवन के मेरा अपना जो सेटअप है उसमें भी इसी तरह से पूरा एक रूम हमारा है ऑक्यूपेशन थेरेपी का, जिसमें सारी मतलब है कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से लेके इलेक्ट्रिक जैसे लाइट्स डिफरेंट इफेक्ट से लेके उसी तरह से फिजिकल जो एक्सरसाइजेज से रिलेटेड हर तरह का हमारे पास रूम है। फिर उसमें साथ हमारे पास स्पीच थेरेपी का एक होता है, मतलब ऐसे बच्चों के लिए स्पीच का बड़ा एक इशू होता है, फिर वो हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है। इसी तरह से साइकोलॉजिकली साइकेट्रिस्ट हमारे पास साथ होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होते हैं। मतलब ऐसे बच्चे उनको फिर प्रॉपर केयरिंग की जरूरत होती है हर हवाले से। वो तमाम जो सर्विसेज हैं हम उनको इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन में ये मतलब तमाम सारे चीजें आ जाती occupation हैं। ठीक है, इस पे मजीद भी आपसे जानते हैं, सना से जानते हैं। सना, क्योंकि इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि विंटर्स की वजह से ड्राइनेस भी आपकी स्किन पे हो जाती है, आपकी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखा सर? अब जाहिर बात है, सबसे बढ़कर होता है कि हमारा जो पानी होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ड्राइनेस शुरू हो जाती है, हमें डंडिश शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, और स्किन भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो उसमें यह है कि कोई ऑयली होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ड्राइनेस में जाता है, वो फुल बॉडी ड्राइनेस होती है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजिंग है वो लाजमी यूज़ करना चाहिए। मॉइस्चराइज यूज़ करें, और उसके साथ ही अगर आप कोकोनट ऑयल है अगर वो भी यूज़ कर सकते हैं तो वो वाइटनिंग में भी जाता है और मॉइस्चराइजिंग भी बहुत अच्छा करता है आपको। तो ये चीज़ है कि आप इस चीज़ पर अपनी मॉइस्चराइजिंग लाजमी करें, वरना वो खारिश और खुरदरापन स्किन में ऐसे शुरू हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि जब क्लाइंट फेशियल के लिए आता है तो हमें उस वक्त भी मसले होते हैं, फिर बेस बनाने में हमें ब्राइड्स को मसले बनते हैं जब ड्राइनेस होती है। तो ये ड्राइनेस जो है वो एक मेन मसला बनता है सर्दियों में ना। तो इसके हवाले से यही है कि सबसे पहले जो है ना मॉइस्चराइजिंग लाजमी, आप बहुत ही कोई अच्छा सा लोशन रखें, और नहाने से तकरीबन आप आधा घंटा पहले अपने आप को ये जो सरसों का तेल होता है इस पे भी आप मसाज कर सकते हैं। तो उसके बाद भी ये कि आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाती है। मेरी बेटी को खुद एक्स्ट्रा ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें यही है कि ऑलिव सोप होता है हमारा, मैं वो यूज़ करवाती हूँ अपनी बेटी को, और ये लोशन इस तरीके की चीज़ें यूज़ करवाती हूँ। चाय हम लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं सर्दी में, वो भी ड्राइनेस की तरफ जाती है, तो वो भी हमें कम करनी चाहिए, और पानी की मिकदार जो है हमें ज़्यादा रखनी चाहिए इस चीज़ पर। अच्छा, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मसला जो है हमेशा हमें रहता है, वह सर्दियों में तो हम लोग पानी का इस्तेमाल जो है वो बड़ा कम कर देते हैं। अच्छा, गर्मियों में तो आपको पानी की प्यास भी, शिद्दत भी ज़्यादा रहती है और आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे ये कि सर्दियों में आप बहुत पानी, अच्छा सुबह पी लिया है तो कहीं 3, 4, 5 घंटे गुजर जाएंगे, उसके बाद कहीं हम पानी पीते हैं। तो इसकी वजह से भी स्किन जो है वो, उसके स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम, और फिर ड्राइनेस आती है तो फिर वो झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन में लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, तो वो चीज़ें हम लोगों को फिर स्किन में मसाइल पैदा करते हैं। तो इसलिए उसके लिए हमें ना खास तौर पे मॉइस्चराइजिंग और ऑयलिंग करके रखना चाहिए। जितना आपका स्किन मॉइस्चराइज होगा अच्छे से अच्छा, आपका उतना ही बॉडी जो है अच्छी रहेगी इस तरीके से। अच्छा, जैसे आप फेस पे अगर आपने अपनी स्किन को जो है वो आपने उसको ख्याल रखना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तो आप ऑयलिंग नहीं ना कर सकते। तो आप क्या समझती हैं किस तरह का मॉइस्चराइजर जो है आप घर में भी, क्योंकि हम लोग इस तरह के देसी टोटके भी इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीजें होती हैं तो वो आपको इतनी स्किन को इतना कोई डैमेज नहीं करती। अगर हम जैसे आगे बाहर की प्रोडक्ट्स अब जिस तरह बहुत एक्सपेंसिव हुई हैं, अभी हम देखें तो हमारे मेकअप इतने महंगे हैं, प्रोडक्ट्स कोई भी इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो क्या आप बताएंगे कि घर कोई आसान सी रेमेडी जो आप घर बैठी खवातीन जो हम आसान सी जो शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं ना, गुलाब का अर्क और उसमें ग्रेसलीन और नींबू का अर्क, ठीक है, ये चीज़ें नींबू के जो ड्रॉप्स वगैरह ये बना लें मिक्सचर करके, और बड़ा ज़बरदस्त रह जाता है। ग्रेसलीन बहुत अच्छी रहती है, और वैसे पेट्रोलियम जेली भी बहुत अच्छी रहती है। पेट्रोलियम जेली का ये है कि हमारी एड़ियाँ तक खराब हो जाती हैं, और हमारे वो बेहतरीन होती है। होंठ तक फटना शुरू हो जाती हैं, होंठ फटना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें वैसलीन बहुत अच्छी रहती है। ये तकरीबन अमूमन हर घर में मौजूद होती है। गुलाब का अर्क होता है, ग्रेसलीन होती है, तो ये चीज़ें भी हम लोगों के लिए ऑर्गेनिक होती है। कोकोनट ऑयल होता है,
वो भी बहुत स्किन अच्छा के लिए बड़ा वो अच्छा बहुत अच्छा रहता है। कोकोनट ऑयल जो है बहुत अच्छा रह जाता है वो चीज़। अच्छा, जिस तरह समटाइम कुछ खवातीन को जो है वो लेमन से एलर्जी होती है, स्किन आपकी जिसका स्किन के ऊपर पिंपल्स होते हैं या एक्ने स्कार्स वगैरह कुछ इस तरीके से, तो वो लेमन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर वो करती हैं तो कुछ डिफरेंट इचिंग होने लग जाती है, कुछ इस तरह के मसाइल हो जाते हैं कि स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए ये ऑयल है वो आप यूज़ कर सकती हैं, कोकोनट ऑयल। वो ऑल स्किन के लिए होता है, ऑल स्किन टाइप है, ऑल जिस स्किन टाइप तरह के लिए होता है, ठीक उसको यूज़ कर सकती हैं। ऑयल नहीं, वो लेमन नहीं यूज़ कर सकते आप। ग्रेसलीन और गुलाब का अर्क मिक्स करके रख लें, ठीक है। तो उसको नहीं यूज़ करें। बाकी आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें या कोई अच्छा लोशन ले लें, और इस तरीके से यानी स्किन को जितना आप ऑयली रखेंगी उतनी आपकी स्किन जो है अच्छी और फिट नजर आती है, शाइनिंग नजर आती है। और जिनकी ऑयली ऑलरेडी ऑयली हो वो क्या करें? हाँ, उनका यही है कि फिर वो ऑलिव सोप वगैरह जो मैं बता रही हूँ आपको कि वो यूज़ करें, और नीम वाश होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। सही। तो स्किन ज़्यादातर जो है ना सर्दियों में ड्राइनेस पर ही रहती है। ये सुबह में उठ के एक दफ़ा होता है कि स्किन पे ऑयल होता है, और उसके बाद फिर जब हम लोग करते हैं तो वाश वगैरह करते हैं तो उसके बाद माशाल्लाह स्किन साफ़ सुथरी हो जाती है। तो अक्सर यही चीज़ होती है कि पानी की कमी की वजह से होता है, चाहे एक्नी बनती है, चाहे झुर्रियाँ बनती हैं, चाहे झाइयाँ बनती हैं, कुछ भी होता है। ये जब तक हम कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, ये चीज़ें हम लोग अपनी इस एक्टिविटी में नहीं लेकर आएंगे तो हमारी स्किन ऐसे ही मसाइल का शिकार रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ मजीद भी आपसे जानते हैं, ये जो हम एक बात करते हैं कि आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी है, एंजाइटी भी है, बहुत सारे हमारे जहनी मसाइल भी हैं। अच्छा, इसमें जो है ओटी जो थेरेपी है वो किस तरह काम करती है? उसको किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं अगर कोई इस तरह की जो लोग होते हैं? देखिए, एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन इट्स अ कॉमन इशू आजकल हर दूसरे बंदा, इवन के एक बच्चा है ना, हाँ, उसको भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस फॉर है, बिल्कुल एग्जांपल ऐसे बच्चों में हम देखते हैं ज्यादा हाँ, स्ट्रेस है। बेबी बिफोर ईयर, अब उसको मतलब है भूख का है एहसास है, फिर उसका क्या होता है कि इंटरेस्ट होता है कोई चीज कैरी करना, पिक करना, फिर हर इंसान की विशेष होती हैं। अब ज़ाहिर बात है जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं तो विशेष बहुत मुश्किल से पूरी होती हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से इश्यूज हैं। हर बंदा फिर अपने उसी स्ट्रेस को लेकर बैठता ही नहीं ना कर सकता। हाँ जी। अब सबसे जो बेस्ट जो चीज है ना, वो एक गौरे ने बड़ी अच्छी बात की, द वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज। सबसे जो बेहतरीन है ना दवाई एक्सरसाइज है आपकी। अब मतलब जरूरी नहीं है कि आपने जिम्नेजियम में जाते हैं। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ज़ारा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी ज़ारा? मैम, मुझे पूछना था कि मेरी स्किन ऑयली है और मैं कभी भी नाइट टाइम करना चाहूँ तो नीम गर्म पानी भी अगर देती हूँ ना तो फेस पे मुझे दाने हो जाते हैं, और इसके अलावा ये है कि फाइन लाइन होना शुरू हो गई है, तो उसके लिए मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताएंगे आप? ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना है आपने स्किन से रिलेटेड? नहीं, ऑयली स्किन है, ऑयली पोर्स स्किन होंगे, हाँ, और एक्नी का इशू होगा इनकी। बहुत शुक्रिया ज़ारा कॉल करने का। जी हाँ जी, तो यही इशू है कि आप सोप अच्छा यूज़ करें। नीम फेस वॉश होते हैं, नीम सोप होते हैं, ऑलिव सोप होता है, तो ये आप यूज़ करें। प्रॉपर पानी यूज़ करें, और ऑयली जैसे हम लोग खा लेते हैं कि पराठा वगैरह, ये आप मत खाएं। अच्छा, वैसे ऑयली स्किन पे जो आपकी फाइन लाइंस हैं या झुर्रियाँ हैं वो बड़ी, वैसे इसका एक फायदा भी होता है। हाँ। वैसे तो ऑयली स्किन जो है वो आपको बहुत ज्यादा जो है वो उसका आपको टेंशन रहती है, लेकिन आपको एक फायदा ये होता है कि उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से ही झुर्रियाँ शुरू होती हैं, ड्राइनेस में ज्यादा आती है, रिंकल शुरू हो जाते हैं जैसे हो जाते हैं, तो ये चीज कम हो जाती है। ऑयली स्किन में आपको फाइन लाइंस और इस तरह की, ये ओपन पोर्स हो जाते हैं उनकी स्किन में ना, ओपन पोर्स हो जाते हैं। अच्छा, ओपन पोर्स का बहुत इशू रहता है, ये ऑयली स्किन के ये बड़ा मसला का होता है। तो उसमें यही है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कोई सीरम, आजकल बहुत अच्छे मार्केट में आए हुए हैं, सीरम बहुत अच्छे आए हुए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम बहुत अच्छा होता है। सही, हाँ, तो आप वो यूज कर। वैसे भी आज मैं कहती हूँ आगे सीजन क्योंकि आ रहा है, किनू वगैरह आ जाएंगे, माल्टे आ जाएंगे, तो उसमें तो आपका विटामिन सी जो है वो आपको काफी मिकदार में ही पाया जाता है। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मूंगफली होती है, पीनट में डिटॉक्स होता है बहुत ज्यादा, तो आप वो भी अच्छे तरीके से यूज करें तो सही, वो बालों के लिए भी अच्छा रहता है, स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। सही जी, कंटिन्यू करेंगे। हम कह रहे थे कि जी किस तरह ट्रीट किया जाए। तो मतलब
अब स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाँ। एंजाइटी, हाँ, उसके लिए जो बेस्ट चीज है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि आप जिम्नेजियम जाएं, आपके घर में कहीं भी आपको पार्क मिलती है, आप मतलब वॉक कर सकते हैं। वॉक नहीं तो आप मतलब कोई भी रूम, आपके कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का शौक है आपको, वो आप स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बेस्ट होता है। वैसे आज के डिफरेंट ऐप्स हैं, लोगों ने अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए और टिकटॉक पे ज्यादा टाइम लोग गुजार रहे हैं। और मैं अक्सर लोगों को बकअप करता हूँ, इंकरेज करता हूँ। हाँ। मैं इट्स अ गुड एक्टिविटी। देखिए आप अपने आप को असेस करते हैं। अच्छा, आप भी माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं ना, अपनी एक्सरसाइज और अपनी एक्टिविटीज। ये भी अच्छी बात है कि लोगों को अवेयरनेस हो ना, कि लोग भी इस तरफ आए, मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, ये जो जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो अपना स्किल्स शो कर रहे हैं। पहले एक वक्त था जब हमें शौक था शो बिजनेस के हवाले से, उस वक्त हमें बहुत बैरियर्स थे, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। हाँ। मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें लाहौर जाना पड़ता। मुल्तान में एस्टेंट के अलावा और कुछ नहीं था, रेडियो पाकिस्तान था जहाँ मतलब एक कभी कभार हमें मौका मिल जाता था। इस तरह की सारी एक्टिविटी कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में, ज़्यादा कराची और लाहौर में थी। अब तो मतलब हर बंदे का प्लेटफॉर्म है, हर बंदा मतलब इसी एप्स की वजह से हर बंदा बहुत सारा मतलब उनके सिलसिला रोजगार बहुत अच्छा हुआ है। उसके अलावा उनकी पॉपुलैरिटी उनको मिली है। मतलब मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट से ज्यादा जो टिकटॉकर्स है उनको ज्यादा उनको पॉपुलैरिटी मिलती है। जब भी ऑन करते हैं वो सामने आ जाती है। अब आप ये देखें कितने ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेस से निकले हुए हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन से, मतलब अपने आप को खुश रखने का ऐसा गुड ऐप। ये मतलब है कि इंसान को लाजमी, हर बंदे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, हर बंदे को स्किल्स अंदर होते हैं। वो जब शो ऑफ करता है तो उसको लोग बड़ा इंकरेज करते हैं। हाँ। जो एप्रिसिएशन जो है ना, ये थम मतलब जो उनको जो लाइक्स होते हैं वो उनकी एप्रिसिएशन होती है। चले यार हमें किसी ना किसी ने इनकरेज किया है। तो मतलब ये समझ लें कि इट्स अ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हम अगर जो कुछ ये लोग जितने भी कर रहे हैं, ये सारा पेशा वराना एक्टिविटी को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हर बंदे को लाजमी ये करनी चाहिए ये। अच्छा, क्योंकि जिस तरह आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज इनमें मोस्टली जो है वो वॉक, और अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए फायदेमंद होंगी? देखिए बेस्ट एक्सरसाइज है ना वो है कार्डियो वर्कआउट। अब कार्डियो को लोगों को नहीं पता कि कार्डियो क्या होता है। कार्डियो साइकिलिंग होती है, ये कार्डियो वर्कआउट है। आप मतलब वॉक करते हैं, ये सारा कार्डियो वर्कआउट है। ट्रेडमिल करते हैं, ये सारा वर्कआउट है। अब जैसे एरोबिक्स है, जुम्बा है, तो ये मतलब है कि ये सारा ये भी उसी से रिलेटेड ये चीजें सारी है। ये फिजिकल एक्टिविटीज, एरोबिक्स और ये सारी चीजें ये मतलब ये हार्ट बीट को तेज करने के लिए ये सारी एक्टिविटी होती है। बाकी जहां तक है स्ट्रेचिंग वगैरह, अब जैसे योगा है, योगा इज द बेस्ट एक्टिविटी। मतलब है कि अच्छा, योगा वाकई आपको जितना आपको सुकून, ये एक्सरसाइज तो आपके मेंटली भी पीस के लिए और आपके वैसे भी योगा बहुत अच्छा है। ये मेंटल फिजिकल कोऑर्डिनेशन में माइंड रिलैक्सेशन के हवाले से दी बेस्ट एक्टिविटी है। स्पेशली जब आप मेडिटेशन करते हैं, इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग करते हैं, तो मतलब आप एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं। एनवायरनमेंट को एनालाइज करके आप अपने आप को फ्रेश अप करते हैं। ये तो ये मतलब अच्छा, ये वैसे आप नेचुरल किसी इसमें, जिस तरह जहाँ ग्रीनरी हो, जहाँ इस तरह आप नेचर के करीब हो, वहाँ आपको वैसे इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा आपको सुकून देती हैं और ज्यादा आप रिलैक्स हो जाते हैं? देखिए मैं फॉरेन मेरे तो काफी एक्सपोजर रहा है ना, वहीं हर घर में हर बंदे ने मतलब प्लांट्स रखे हुए हैं। मतलब उनका हर बंदे को लव है उन प्लांट से। अब जो मतलब नेचर से रिलेटेड होंगे ना, उनको सिंथेटिक चीजों की जरूरत नहीं है। एक नेचुरली वो एक उनका जो एक फेस जो है, उनके इंप्रेशंस वो गुड इंप्रेशन होती है। वो उन मतलब स्किन भी उनकी अच्छी होती है, मतलब केयरिंग होता है ये। मतलब एक जैसे एक रैपर की चीज़ है, रैपर तो कोई भी चीज़ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बिस्किट्स हैं या फ्राइज हैं, कुछ भी है, तो बाहर वो मतलब रैपर बहुत अच्छा रहता है। अब अंदर पता नहीं क्या चीज़ है ये। अब मतलब एक नेचुरल जो भी पर्सन है वो एक ट्रूली कन्वर्सेशन करता है वो। तो इसलिए मतलब नेचर से रिलेटेड रहेंगे तो आप एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस से आप लोग दूर दूर रहेंगे। अगर आप सिंथेटिक एनवायरनमेंट अडॉप्ट करेंगे तो हर वक्त इन प्रॉब्लम में रहेंगे। अब देखिए लॉफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। आप हंसना, मतलब आप एक हाइपरटेंशन है, आप समझ नहीं यार मैं क्या करूं, आप मतलब जस्ट आप क्लैप कर देते हैं या शाउटिंग कर लेते हैं या आप लॉफ्टर लेते हैं, आप उसके बाद आप देखें अपना बीपी फौरन नॉर्मलाइज होता है। ये भी एक ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग जो हमारी है ना हर वक्त, ये उस वजह से जो डिप्रेशन स्ट्रेस बढ़ता चला जाए, काजेस ऑफ दिस। ये सबसे बड़ी चीज है, हमें रेस्टलेस है हमने मतलब है कि अपना जो है ना वर्किंग आवर्स हमने बढ़ाए हुए हैं। जो सोने का टाइम है 10 बजे हमें सो जाना चाहिए, हम लोग 1 बजे से पहले नहीं सोते। सुबह हम फ्रेश नहीं होते। जैसे टॉपिक मैडम डिस्कस करिए अबाउट स्किन से रिलेटेड, स्किन डिस्टर्ब क्यों हो रही है? मतलब आपका लाइफ स्केड्यूल नहीं है, कोई आपका टाइम टेबल नहीं, खाने पीने का, सोने का कोई स्केड्यूल नहीं है। जब नींद अच्छी होगी तो आपका चेहरा आपको बताएगा कि मैं फ्रेश हूँ।
जब अच्छा, नींद ये को- हकीकत है, जब हम Yes, रेस्टलेस होते हैं, जब हम रात को प्रॉपर नींद नहीं लेते, जब सुबह उठते हैं तो आपकी स्किन इतनी डल हुई हुई होती है, आप खुद इतना, एक तो आप खुद डल होते हैं, हाँ। सेकेंडली आपकी स्किन इतनी आपकी डल हुई होती है, आप फ्रेश नहीं लग रहे होते, तो उससे काफी जो है वो नुकसान भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नींद की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, हेल्थ टिप। अच्छा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं किशमिश के हवाले से, और किशमिश के आपको पता है कि उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, उसके फ़ायदों पर हम बात करेंगे और उसके नुकसानात पर भी बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है जितना आपको फ़ायदा दे रही थी, अगर आप उसका उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसान का बाइस भी बन सकती है। इसलिए हमेशा एक बात करती हूँ कि एतदाल में खाना चाहिए और सेहतमंद ग़िज़ाएँ जो हैं वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें बताएं कि विटामिन्स जो हैं वो इसमें वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। मादनियात हैं, एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा ज़रिया है किशमिश, आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती है किशमिश। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जब आप किशमिश को रात को जो है वो पानी में भिगो कर रख दें, सुबह आप जो किशमिश खा लें, तो आप खुद देखेंगे कि उसके जो फ़ायदे हैं वो आपको कितनी जल्दी नज़र आएंगे और कितनी बीमारियों से आप इससे जो है वो बच सकते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों, बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई हो, समटाइम हम बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे होते हैं तो थकावट बहुत ज़्यादा फील है, ये आपको एनर्जी फराहम करती है किशमिश। अगर आप इसके थोड़ी सी ऐसे किशमिश को आप खाएंगे तो आपको फ़ौरन महसूस होगा कि आपके अंदर जो है वो एनर्जी आ गई है, तो ये तवानाई फराहम करने के लिए भी बहुत अच्छी है। इसमें जो है वो कुदरती शक्कर है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके स्टमक के हवाले से बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, हाजमे का आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो बेहतर करती है। और इसके साथ साथ जो है आपके इसके में कैल्शियम मौजूद है, जो कि कैल्शियम जो आपको पता है कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है स्पेशली। तो आज जिनको हड्डियों के बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम होता है, कैल्शियम की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, खून की कमी को भी दूर करने में जो है वो आप इसमें बेहतरीन ये किरदार अदा करती है, आपकी हड्डियों के साथ साथ आपके खून में, और इसके साथ ये कैंसर से भी आपको बचाती है। और ये जिस तरह की आजकल वायरल डिजीज़ हैं, इनसे भी आपको किशमिश जो है आप उसका डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम बहुत सारी बीमारियों से, ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से भी ये हमें निजात देती है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ दांतों की सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छी है, दांतों की जिनको मसाइल रहते हैं उसके हवाले से भी जो है किशमिश आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने जो है हमें कितनी बेपनाह रहमतों और नेमतों से नवाजा हुआ है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे रखे हुए हैं, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आपकी स्किन के लिए स्पेशली, जिस तरह अभी हम स्किन की बात कर रहे थे, और स्किन के लिए आपकी जो है किशमिश वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप उन खाना शुरू करेंगे तो आपके जो पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, ये किशमिश से भी दूर होते हैं, ऐसा है कि नहीं? फिर हमें ये भी बेहतर बताएंगी कि जो हमारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो किस तरह हमें फ़ायदा देती हैं। बिल्कुल, ऑर्गेनिक चीज़ ये जो किशमिश है, वाकई इसका जितने भी आपने फ़ायदे बताए बेहतरीन बताए, और वाकई इसका यही है, जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना शुरू करें तो हमारी आधे से ज़्यादा जो बीमारियां हैं, टेंशन्स हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगी अगर हम प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पर आए। लेकिन हम लोग पता है क्या करते हैं कि जल्दी में कि हम लोग क्रीमें यूज़ कर लेते हैं, हम लोग मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, जान छुड़वा लेते हैं कि चलो बस ले लिया पैनाडोल खाई और हम लोग बस ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी को जो है रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ पे अब अल्लाह ताला ने माल्टा हम बहुत अच्छा इस सीज़न में रखा है, और ये ड्राई फ्रूट्स रखा है, अंगूर और किशमिश जो है वो अंगूर है, अंगूर अभी सीजन है, अभी कितने अच्छे हैं आपकी स्किन के लिए। तो ये बेहतरीन होता है, और ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छा रहता है अंगूर जो है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं, पेट साफ रहता है इस चीज़ से। तो आप ये चीज़ें जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो सीजन के फ्रूट्स हैं, वो लाजमी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं, लाजमी यूज़ करने चाहिए। अच्छा, मैं कल देख रही थी कि आपकी स्किन के हवाले से आपके जो अनार है उसका जूस जो है वो अगर आप चुकंदर के साथ उसको जूस का मिक्स, वो ब्लड वो बढ़ाने में भी बड़ा है, वो आपकी स्किन के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल हमारी स्किन के ज़्यादा मसाइल हैं। अच्छा, फिर हमें ये होता है कि हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी और हेल्दी भी नज़र आए, उसके लिए फिर हम दीगर क्रीमों का इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा हम इस पे चले जाते हैं, क्रीमें जो मिक्स करके जो है वो आप
क्रीम्स का जो मिक्सचर बनाया जाता है और फिर उसके बाद उसका लेप किया जाता है, इससे कैसे बचा जाए? ये तो आपकी स्किन को बड़ा डैमेज करती है। ये हम लोग नहीं देते हैं। मैं एज ए ब्यूटिशियन ये बात करती हूँ, ये जो मिक्सचर्स क्रीम है, केमिकल्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, इसको तो आप लोग बिल्कुल मत यूज़ किया करें, क्योंकि हमारी स्किन की जो है 3 लेयर्स होती हैं। अल्लाह ताला ने 3 लेयर्स बनाई है, हैप्पीडर्मिस, डर्मिस और हैप्पीडर्मिस। 3 लेयर्स हैं। जो हाइपोडर्मिस है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है ये सूरज की छांव से और डस्ट से, इन चीज़ों से। जो डर्मा है वो हमारी जो टिश्यूज़ होते हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करती है। जो हेयर ग्रोथ हो रहे होते हैं हमारे, या जो वायरस होता है हमारी स्किन में, बैक्टीरिया बन रहे होते हैं, तो उनको ये है कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि हमें बहुत अच्छा कोई सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अगर आप सनब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे तो आप थोड़ा सा ये एहतियात किया करें कि जब आप धूप में निकलें या आप कहीं बाहर रोशनी में जा रहे हैं तो अपने फेस को या तो ग्लासेस या मास्क के साथ जो ढक के निकला करें ना, तो उससे वो सनब्लॉक या जो सन की जो शुआएं वगैरह होती हैं वो आपको हम नहीं लोग मिलता। हमारे उसमें रूटीन में है नहीं। खैर अब जितनी अवेयरनेस आती जा रही है, अब थोड़ा इसके हवाले से वर्किंग वुमेन्स जो है वो अपने पर्स में लाजमी रखती हैं, और यूनिवर्सिटी की जितनी भी स्कूल गोइंग और यूनिवर्सिटी की जो बच्चियां हैं वो लाजमी अपने उसमें पर्स में सनब्लॉक लाजमी रखती हैं। अच्छा, ये जरूरी भी है अगर ये आपने अपनी जरूरी स्किन है। को बचाना है, क्योंकि अब हमें ये लाइट्स जो है हमारी ये हाँ। भी हमारी स्किन को जो है हीटअप करती हैं। तो इसमें ये कि हमारी जो बॉडी का पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है। तो उसमें सबसे बढ़कर होता है कि हमारी जो सबसे बड़े मसाइल पैदा होते हैं वो झाइयों के लेडीज को होती हैं, वो ये तो झाइयाँ है। शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें आप क्या समझती हैं, स्किन को अगर फ्रेश रखना हो, फेशियल कितना ज़रूरी है? कितने टाइम बाद आपको जो है आपकी स्किन को ज़रूरत होती है कि आप फेशियल ले लें? तो फेशियल तो आपकी स्किन की जो है वो सफाई ही हो रही होती है। वो एज के हिसाब से हम लोग, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एज के हिसाब से होता है। जो 30 से या 35 की उसमें एज में जाते हैं तो ज़ाहिर उनको मंथ में तो लाजमी एक दफ़ा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। तो स्किन फेशियल के मायने से गोरा होना नहीं होता, उसका ये है कि आपकी नीटनेस के लिए कि नीटनेस आपकी होती है, स्किन जो स्किन है वो टाइट हो हाँ। जाती है हमारी। जैसे अब हमारी ये चीज़ लटक गई, ये हो गई, तो इसमें ये कि हमारे जो स्टेप्स होते हैं फेशियल्स के, तो वो अगर कोई प्रॉपर तरीके से अच्छी ब्यूटिशियंस देने वाली हो तो स्किन बेहतरीन रहती है, रिंकल नहीं होते, स्किन लटकती नहीं है। तो इसमें यह कि 35 से 30 साल की एज की लेडीज़ को तकरीबन महीने में एक दफ़ा लेना चाहिए, और उसके बाद जो 20 या 25 तक आ जाती हैं तो उनके लिए ये है कि आप तकरीबन 2 महीने में या 1.5 माह में कभी भी आप ले सकते हैं। लेकिन और जो कॉलेज या स्कूल वाली बच्चियाँ, स्कूल वाली बच्चियों को तो जस्ट क्लिनजिंग करनी चाहिए, और जो यूनिवर्सिटी की होती हैं इनको ये कि सिर्फ क्लिनजिंग करें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और सन ब्लॉक यूज़ करें। फेशियल जो है वो उसका ये मतलब नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन होता है जो हमारी ब्लड को, बॉडी को सर्कुलेट करती है, तो उसके लिए हमारा जो है फेशियल ज़रूरी होता है। अक्सर लोग होते हैं ये कहते हैं कि बस हमने गोरा होना है। हाँ, ये तो आजकल ये गोरे होने चली है ना, हाँ। गोरे होने का। आप ये देखें कि इंजेक्शन लगवा रहे हैं ग्लूटाथाइन के और ये सारा कुछ। तो अच्छा, फिर कुछ लोगों को सूट भी नहीं करते। अच्छा, आपने स्किन एलर्जी शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर आपके फीचर्स भी उस तरीके से नहीं हो और आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर हो जाए तो आप इतने खूबसूरत दिखाई देते नहीं है। नहीं देते, ये भी है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जरा फिजिकल थेरेपी के हवाले से कि इस टाइम फिजिकल थेरेपी जो है वो कैसे ट्रीटमेंट होता है? फिजिकल थेरेपी से किन किन बीमारियों का जो है इलाज हो सकता है? देखो, फिजिकल थेरेपी से जो है ना बीमारियां, स्पेशली पहले तो है पेन मैनेजमेंट। जैसे आज हेडेक है, माइग्रेन है, वर्टिगो है, बेल्स पाल्सी है, आपका सर्वाइकल इशू है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, ट्रिगर फिंगर है, बैकेज का इशू है, शियाटिक पेन है, या आपका नी ट्रबल है, हेलिक्स है, क्रैम्प्स हैं, स्पैज्म है। मतलब है कि इसके हवाले से रिमार्केबल, मतलब हर चीज बॉडी से हाँ, मतलब है कि हर बीमारी का ट्रीटमेंट है फिजिकली। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज। मतलब है किया क्या जाता है, किया इसलिए जाता है कि आपकी जो मसल की जो इम्बैलेंसमेंट है, उनको जो मसल ओवर स्ट्रेच है उनको मैनिपुलेट करके उनकी अपनी जगह पे लेके आ जाता है। अब बॉडी है, बॉडी का स्केलेटल है, स्केलेटिक और आपका मसल्स हैं, कॉटलीज है, आपकी नर्व, आर्टरीज, वेसल। अब होता क्या है बेसिकली, जो दर्द होता है ना, ये एक
लाइक अ पुअर लाइफस्टाइल। अब मेरे पास लोग अक्सर आते हैं कि बैक की शियाटिक पेन के कि इट्स अ डिजीज, मैं इट्स नॉट अ डिजीज, जस्ट इट्स अ पुअर लाइफस्टाइल। आपने अपना जिंदगी का तौर तरीका आपने ठीक करना है, आपने उठना बैठना लेटना इस चीज को आप मॉनिटर कर लें, आपको कभी दर्द नहीं होगा। दर्द तब होगा जब आप गलत लेटेंगे। अब एक वे है, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जब भी बैठें आप सीधा बैठें, कुब निकाल के नहीं बैठें। आप जब कुब निकालेंगे, आपका फॉर एग्जाम्पल मोबाइल देख रहे हैं, आप नेक ड्रॉप होगी, आप 30 kg वेट लिफ्ट कर रहे हैं। अब जब 30 kg आपने सो मैनी टाइम आपने काफी देर तक आपने नीचे देखा, उसके बाद आप एक दो ऊपर नहीं देख पाएंगे, इतने आप हर्ट होंगे। अब इसी तरह से आप बैठे हैं मुसलसल कुब निकाल के, आपके बैकेज में मसल्स आपके कंप्रेस हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। ऐसा क्या होगा कि आपकी बर्निंग सेंसेशन होगी, टिगलिंग सी होगी। सम टाइम क्या होगा, जो कमर से दर्द नीचे अगर शूटिंग पेन शुरू होता है, जैसे शियाटिक पेन हम लोग बोलते हैं ये, तो वो मतलब ये क्या है, इट्स नॉट अ डिजीज, जस्ट पुअर लाइफस्टाइल। आप जब भी बैठें सीधा बैठें, साइड कट से लेटें, साइड कट से आप उठें। आपने उठना है दोनों हाथों से, सजदे में उठें, रुकू में आप बैठें। सो सिंपल। आपको अगर फॉर एग्जांपल कमर की बहुत तकलीफ है, कमोड यूज करें, आप चेयर पे बैठ के यूरिन स्टूल आप करें। तो अब वो तकलीफ है, कुछ अर्से एहतियात कर लें। मतलब एहतियात इज अ बेस्ट सोल्यूशन। बजाय आप बहुत हैवी किस्म की मेडिसिन खाएं, तो बेटर वे कि एहतियात। मैट्रेस आपका अच्छा होना चाहिए, सबसे स्पेशली इस पे पिलो जो है तकिया, वो आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आजकल जिस तरह अभी मौसम चेंज हो रहा होता है ना, मौसम चेंज होने के साथ आपके मसल्स पेन्स वो बढ़ जाता है, फिर अच्छा क्रैम्प्स होते हैं। आजकल तो ये क्रैम्प्स वाला भी हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अच्छा, आपने कोई इतनी खास कोई एक्सरसाइज नहीं की हुई होती, आपने कुछ इस तरह, लेकिन आप जाहिर सी बात है आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी आपको थोड़ा चेंज होता है। अच्छा, फिर आपकी सीजनल उसमें भी बीमारियां भी चल रही होती हैं, क्रैम्प्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका क्या हाल है? देखें, आज मेरे ख्याल में मेरे पास रोजाना अगर कोई फॉर एग्जाम्पल 20 पेशेंट है, जिनमें से कोई मेरे 10% को तो ये इशू है। ये बेसिकली क्या है कि वाटर इनटेक नहीं है इनका, पानी नहीं लेते, पानी की कमी। दूसरे नंबर पे इनका जो है ना लाइफ स्केड्यूल में हरे सब्जी मतलब सलाद की सूरत में वो नहीं है, फाइबर डाइट नहीं है, ना फ्रूट्स हैं ना सब्जियां हैं। अब होता क्या कि हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले सर्विंग है हमारी चाय से है। अब चाय जब आप पीते हैं, आपकी प्यास खत्म, भूख खत्म, नींद खत्म। अच्छा, इस वजह से क्या है कि जब जहरी बात है, टॉपिक भी इनका है जैसे स्किन से रिलेटेड, जब पानी आप नहीं पिएंगे तो कॉम्प्लेक्शन कहाँ आएगा आपका, स्किन तो डल डल आपकी हो जाएगी है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके लाइफ स्केज में ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह नहीं है आपके। बैलेंस डाइट अक्सर मैं कहा करता हूँ, आप अपनी लाइफ में बैलेंस डाइट लें, बट उसका स्केड्यूल होना चाहिए। आप सुबह उठें। अच्छा, एक और सबसे बड़ा इशू है आजकल 99% को कॉन्स्टिपेशन गैस ट्रबल इशू है। हाँ, ये तो बहुत सारे लोगों को ये इशू है। अब उसकी सबसे वजह के वाटर इनटेक ना, फाइबर डाइट नहीं लेते, ना फ्रूट खाते हैं, ना सब्जियां खाते हैं, वही चाय वॉक भी नहीं रही है, वॉक भी लोग नहीं करते। हाँ, लाइफस्टाइल चाहिए ना। अच्छा, फिर बाहर हमारा इतना निकलना, खवातीन भी अब जाहिर सी बात है, जिस तरह अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं, फिर तो चले आप किसी पार्क में चले गए हैं आप। अच्छा, जिस तरह आप गली मोहल्लों में रह रहे हैं, तो मोस्टली खवातीन जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हम एक तो फिजिकल थेरेपी पे बात कर रहे हैं, स्किन के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी जो खवातीन ग्लोइंग स्किन चाह रही होती है, एक होती है ग्लासी स्किन, वो किस तरह आ सकती है, उस हवाले से भी बताइएगा। आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा क्रेज है इस हवाले से कि आपकी बड़ी ग्लासी और बड़ी शाइनी आपकी स्किन होनी चाहिए। वो ये प्रॉपर इतनी समझ लो अपने आप को मेंटेन करते हैं कि आप सबसे बढ़कर दूध दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा, जो प्रॉपर तरीके से सुबह नाश्ते में दही लेना, लस्सी लेना। आजकल हम लोगों ने ना कॉफी और चाय ज्यादा शुरू कर दी है और दूध को हमने साइड पे कर दिया है। तो हमें दूध स्किन को शाइन करता है ना। हाँ, स्किन को शाइन करता है। और उसके अलावा ये कि आप वही पानी जितनी देर ज्यादा पानी पियेंगे उतनी स्किन आपकी ग्लो करेगी। तो ये कुछ लेडीज हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, जो अपना यूज करती हैं सारा। और बाज ऐसी भी होती हैं कि जो मॉइस्चराइजिंग हर वक्त करती रहती हैं, हर वक्त की झुर्रियां ना पड़े, रिंकल ना पड़े, तो उस चीज से भी स्किन जो है वो उनकी अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है इस चीज से। सही। अच्छा, क्या घर में कोई मास्क वगैरह बनाना चाहिए, जिस तरह आप ऑर्गेनिक चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे अच्छा, अंडे की बहुत ज्यादा जो खवातीन हैं अंडे को फेंट कर जो है उसका मास्क बनाती हैं। अंडे के अंदर वैसलीन डालें और एलोवेरा जेल डाल लें और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके
रख दें और उसको इस तरह जैसे हम लोशन लगाते हैं ना उस तरीके से अपनी स्किन पर और हैंड पर लगाएं तो आपकी स्किन पे अच्छा हर खवातीन पे क्रीमी बन एक जाता चीज है। आती है उस पर तमाम खवातीन लग जाती हैं, हालांकि हर किसी की स्किन टाइप जो है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंस होती अच्छा है। हर किसी के रिजल्ट उसी तरीके से नहीं आ सकते जिस तरीके से अगर एक किसी खातून ने उसको जो है अप्लाई किया अपनी स्किन के ऊपर तो सेम वैसा रिजल्ट नहीं मिल सकता। अच्छा जो आपकी ड्राई स्किन होती है उसके लिए तो अंडा मेरे ख्याल में बेहतर नहीं होता क्योंकि उससे मजीद जो है वो आपकी आप उसमें वैसलीन डाल रही हैं ना। अच्छा उससे हो जाता है कि आपकी हाँ वैसलीन डाल रही हैं या ग्रेसलीन डाल लें, ऑयली स्किन के चीज लिए तो होती फिर है। नहीं जरूरत। हाँ उसमें नहीं है आपको जरूरत, उसमें आप ये कि जो हमारा ये जो चावलों का आटा होता है ये बहुत अच्छा रह जाता है ऑयली स्किन के लिए, बहुत अच्छा रहता है ये, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा उपटन है, बेसन है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस तरह ऑयली स्किन के लिए ऑर्गेनिक रहती हैं हमारे लिए। तो कहता है एक दफ़ा फिर आपको अपनी अम्मा नानी दादी और उनके टोटकों में जाना पड़ेगा फिर ही आप बड़े अच्छे से, क्योंकि अच्छा अभी भी हम सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो ये चीज़ें तमाम चीज़ें दोबारा से वापस आ रही हैं। आप ये देखें जो मेरी अम्मी होती थी ना वो लस्सी से सर्वाश करती थी, लस्सी से बहुत अच्छा होता है। अब हम वो दही और अंडा यूज करते हैं हेयर फॉल्स के लिए, खुश्की के लिए, डैंड्रफ के लिए कि हमारी स्किन पर सर पर हुई हुई है तो हम लोग दही अंडा यूज कर लेते हैं, उसमें ऑयल डाल लेते हैं। तो ये अमूमन ये ऐसा मास्क है जो हम लोग अपने बच्चियों को भी कर सकते हैं और खुद भी लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रह जाता है, खुश्की के लिए बहुत अच्छा है, ड्राइनेस के लिए ठीक हो गया। अच्छा जी इसके साथ ही हम एक्सरसाइज जो फिजिकल थेरेपी की हम बात कर रहे थे उससे रिलेटेड हम क्रैम्प्स पे बात कर रहे थे कि उससे किस तरह कौन सी एक्सरसाइज जो है उसके लिए ज्यादा बेहतर है। देखिए सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट को अच्छा करना है, डाइट को स्केड्यूल इसे एक तो पानी इनटेक ज़्यादा करना है, सेकंड जो है अपने नट्स डेली लें, एग को लेना चाहिए आपका, फाइबर मौसमी सब्जियां जो भी हैं वो सलाद की सूरत में और वैसे पका के भी लाजमी खाएं। फ्रूट्स जो है ना जब भी खाएं कोशिश करें 5 डिफरेंट फ्रूट्स का ना, जैसे फ्रूट चाट बनाते हैं बजाय मसाला डालने के वो इस तरह कटिंग करके, मतलब बच्चे भी शौक से खाते हैं, फैमिली फिर अच्छा लगता है, अच्छी प्रेजेंटेशन होती है जब कटिंग से वो लोग खाया जाता है, एक आदत बन जाती है। एक तो ये अपना स्केड्यूल में लेके हैं। सेकंड जो जहाँ तक है क्रैम्प्स, एक तो जो है ना वीकली वेजेस पे या बिफोर अपनी मतलब कोई भी ऑयल से ना मसाज बॉडी पे लाजमी किया करिए। उसके बाद जो है ज़ाहिर बात है डेफिशिएंसी बेसिस पे जो क्रैम्प्स पड़ते हैं अपनी लाइफ स्केड्यूल में, जैसे विटामिन सी से रिलेटेड विटामिन डी की तो हम कमी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खवातीन में बहुत ज्यादा है, कैल्शियम और विटामिन डी सी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सी की भी बहुत ज्यादा होती है। देखें एक तो आप वीकली वेजेस पे जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है आपने कोई ना कोई मतलब इंजेक्टेबल आपको वो तो आपने लेना ही लेना है। सेकंड जो है आप वैसे ठंड शुरू हो रही है कोशिश करेंगे 1 घंटा लाजमी आप है। अच्छा जहाँ तक है विटामिन डी का कि सूरज की शुआएं वो सिर्फ आपको जब सूरज तलू हो रहा था उस वक्त आप मिलता है, हाँ उस वक्त से 1 घंटा आपको, तो उसके बाद तो फिर एनवायरनमेंट सारा वो डस्ट भरा है तो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और जहाँ तक है जो क्रैम्प्स की ये होती है डेफिशिएंसी वीकनेस की, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लो अक्सर लेडीज़ को ये होता ही है, तो फोलिक एसिड डिफरेंट मतलब मेडिसिन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो लेते हैं। इसी तरह से अपनी जो भी चीज़ें लें नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें लें। एक्सरसाइज जहाँ तक है मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लेटे लेटे अपने पाँव को दोनों नीचे ऊपर, ये मतलब ये टांगों का दर्द है ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर अल्टरनेटिव एक पाँव नीचे के ऊपर, इस तरह से लेग्स को रोलिंग करें आप, शेकिंग करें आप, घुटनों को नीचे प्रेस करें ये ताकि मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये लाइफ स्केड्यूल में रखें इसको। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। जब भी आते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो फायदे की बताकर जाते हैं। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? बस देखें कि जो लाइफ जो है ना ये अल्लाह ताला ने बड़ी कीमती इंसान को ज़िंदगी दी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह की नेमतों से लाजमी मुस्तफ़ीद हों। रोशनी है इसको लाजमी है, गर्मी है सर्दी जितने मौसम है सारे अच्छे होते हैं, इनको आप इंजॉय करें। सही, बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहें खवातीन हमारी देख रही हैं? अपने लिए जिए, अपना ख्याल रखें बहुत शुक्रिया और खुश रहें। हाँ ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।